टाटा के पास झारखंड में कोयले की खान है। उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी tinyurl.com/tinyurl.com/Tata Coal। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूट्यूब वीडियो में जो मैंने रखा है, यूट्यूब और फेसबुक पे जो मैं वीडियो डालूंगा तो उसके फर्स्ट कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस पे आपको एक फैक्ट मिलेगा कि टाटा के पास एक कोयले की खान है। उस पे वो रॉयल्टी देता है ₹1 पर ईयर पर एकड़, ₹1 पर ईयर पर एकड़, पर क्विंटल नहीं, पर टन नहीं। कितनी रॉयल्टी देता है मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका जवाब देना कि इस कोयले की खान पे कितनी रॉयल्टी देता है वो। अंग्रेजों ने ये माइन उसे दी थी 1946 में 900 साल की लीज पे। उसके बाद 10 प्रधानमंत्री आ गए, जवाहरलाल गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, देवी इंदिरा अम्मा, राजीव गांधी, फिर गुजराल और देवगौड़ा आए, फिर नरसिम्हा राव बीच में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और अभी जो कल की पुरुष तृतीय है मोदी जी इसलिए कहता हूं कि आई रिस्पेक्ट द पोजीशन। इतने प्रधानमंत्री में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये ₹1 का ₹2 कर सके। तो मतलब क्या खास बात है? ताकत का स्रोत क्या है? इनकी ताकत का स्रोत क्या है कि ₹1 का ₹2 नहीं कर सकते, इतने सारे प्रधानमंत्री मिलके भी। और ताकत कितनी ज्यादा है कि जो महात्मा अरविंद गांधी है मुख्यमंत्री, उनकी हिम्मत नहीं है कि इसको पब्लिक में डिस्कस कर सके। लाल बहादुर शास्त्री जी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस समस्या को पब्लिक में रखे कि भाई इस रॉयल्टी की वजह से देश को कितना नुकसान जा रहा है, सरकार को कितना नुकसान जा रहा है, पब्लिक को कितना नुकसान जा रहा है। किसी अखबार वाले की हिम्मत नहीं है, किसी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं है। तो शक्ति का स्रोत क्या है? तो अब मैं जो जवाब दूंगा वो मेरा अपना जवाब है, मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी एनालिसिस के अनुसार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कि भाई भारत के ऊपर सबसे बड़ी समस्या यह है कि राइजिंग डोमिनेशन ऑफ यूएस यूके एलीट मैन, और यह समस्या किस तरह से ये कोल रॉयल्टी से जुड़ी होगी वो मैं अभी बताता हूं। तो और मंदी जो है वो भी इसी समस्या की वजह से है। अब तो कोयले की रॉयल्टी क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि जितने प्रधानमंत्री आए उनको इन लोगों ने कहा था, अमेरिका के और ब्रिटेन के धनिक है, कि ये कोयले की रॉयल्टी नहीं बढ़ानी है। तो अब दो प्रश्न आते हैं कि इनको क्या पड़ी है कि भाई टाटा के कोयले की रॉयल्टी ₹1 है या ₹1000 है या ₹10,000 पर टन है, इनको क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री ने इनकी बात मानी क्यों? रिश्ते में कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या इनके? इतने सारे प्रधानमंत्री आए, क्या सबके रिश्तेदार इनके हैं? तो यूएस यूके एलीट मैन की धमकी को या उनकी बात को क्यों मानना पड़ता है प्रधानमंत्री को? तो यहां पे दो सबसे बड़े फैक्टर आते हैं। स्पेयर पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेपन्स, कॉम्प्लेक्स वेपन जैसे कि वॉर प्लेन्स। वॉर प्लेन में एक है मिराज, दूसरा है अभी जो राफेल आएगा वो जगुआर। स्पेयर पार्ट्स, दूसरा है किल स्विच। किल स्विच इन कॉम्प्लेक्स वेपन्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मिराज प्लेन है, राफेल प्लेन है, क्या उसमें किल स्विच रखे हैं? तो मेरे पास तो जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो प्लेन खोल के देखे नहीं है, आपने भी नहीं देखे। आपने पूछोगे इस पे आरटीआई करोगे तो कोई जवाब मिलने नहीं वाला। और जो लोग एपेक्स लेवल के हैं, 100-200 लोग जिनके पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, उनमें से कोई इस बात पे बोलता भी नहीं है। कोई ये भी नहीं कहता कि किल स्विच नहीं रखे हैं। मैं कहता हूं कि ढोल नगाड़े बजा के ट्विटर पे डाल दो कि इसमें से राफेल जो आए हैं उसमें किल स्विच नहीं है, डाल दो एक बार पोस्ट।
तो वो भी डालने को तैयार नहीं। वो इस मुद्दे पे मौन रखना चाहते हैं कि भाई पब्लिक के दिमाग में ये मुद्दा ही नहीं आना चाहिए। तो अभी आपको यह जवाब खुद गैस करना होगा या ढूंढना पड़ेगा, और उसके आधार पे आपकी पूरी सोच बनेगी, उसके आधार पे आपकी रणनीति बनेगी, या पॉलिटिकल जो भी आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो बनेगा कि इसमें किल स्विच है या नहीं। तो मेरा मानना है कि इसमें किल स्विच भी है। कॉम्प्लेक्स वेपन्स में अपाचे हेलीकॉप्टर हो या राफेल हो या जगुआर प्लेन हो, उसमें किल स्विच है। और उसके स्पेयर पार्ट का सप्लाई बंद हो जाए तो ये हथियार 15 दिन भी नहीं चलेंगे। तो इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना। तो अमेरिका के धनिक है वो भारत के प्रधानमंत्रियों को 1947 से धमका रहे हैं, आज की बात नहीं है, 1947 से धमका रहे हैं कि यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमने जितने वेपन्स दिए उसका स्पेयर पार्ट का सप्लाई रोक देंगे, उसमें किल स्विच है वो एक्टिवेट कर देंगे। 1947 के हथियारों में किल स्विच नहीं थी, किल स्विच आनी शुरू हुई 1965 के बाद, 1960 के आसपास। उससे पहले जितने हथियार बने उसमें किल स्विच का उसमें कम था दबदबा। तो और पाकिस्तान को हम डबल हथियार देंगे, यह दोधारी धमकी आती है। अमेरिका के जो धनिक है यूएस यूके एलिटमैन, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर वगैरह, वो भारत के प्रधानमंत्रियों को, बड़े अफसरों को, भारत के जो ऊपर के धनिक है उनको क्या धमकी देते हैं कि यदि तुमने हमारा कहा नहीं माना तो तुम्हारे पास जितने कॉम्प्लेक्स वेपन है उसका हम स्पेयर पार्ट का सप्लाई रोक देंगे और किल स्विच एक्टिवेट कर देंगे और पाकिस्तान को डबल हथियार देंगे। और यही एक कारण है कि भारत के एयरफोर्स आज भी MiG-21 यूज करता है। अब इसका इकोनॉमी पे क्या लेना देना है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका के धनिक जो है यूएस यूके एलिटमैन, वो भारत के प्रधानमंत्रियों को धमकाते हैं कि हमारी बात नहीं मानी तो हम किल स्विच एक्टिवेट कर देंगे और पाकिस्तान को डबल हथियार देंगे। और अमेरिका के धनिक है वो कहते हैं कि ये रॉयल्टी नहीं बढ़नी चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई, और इसलिए आज तक भारत के प्रधानमंत्री की ये रॉयल्टी बढ़ाने की हिम्मत क्यों नहीं। और दूसरे भी बहुत सारी चीजें, जैसे अकेले गोदरेज के पास, अकेले मुंबई में, गोदरेज मतलब गोदरेज फैमिली, उसके ट्रस्ट, अलग अलग ट्रस्ट जो है, अलग अलग ट्रस्ट है, उसके पास अकेले मुंबई में 13 करोड़ स्क्वायर फीट लैंड है। मुंबई आइलैंड में शायद ज्यादा 14 करोड़ भी हो सकता है, पर 13 करोड़ स्क्वायर फीट लैंड है। उस पर वेल्थ टैक्स कितना आता है? 13 रुपया भी नहीं आता, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो कानून बना सके कि ट्रस्ट की लैंड पे टैक्स लेना चाहिए। और अकेले नहीं है, गुजरात में वो सारा भाई खराब भाई में मैं नाम में नहीं लूंगा, उनके पास 40 लाख स्क्वायर फुट है। फिर उनके कलर का रंग क्या है? दूसरे को ही है, लाल, पीला, नीला, पीले भाई हो, नीले भाई हो, लाल भाई हो, वो भी मुझे नहीं बताना। उनके पास 70 लाख स्क्वायर फुट है। मतलब इनके फैमिली के जो अलग अलग ट्रस्ट है सब मिला के बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअल के पास नहीं। नाणावटी हो या वाहनवटी हो या XYZ वटी हो, वो भी मुझे नहीं बताना। उनके पास 25 लाख स्क्वायर फुट है। अलग अलग फैमिली को, अलग अलग ट्रस्ट के द्वारा उनके पास लैंड है। और उनके ऊपर ना 25 रुपया वेल्थ टैक्स आता है, ना 40 रुपया आता है, ना 70 रुपया आता है, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। और वो हिम्मत का वो धमकी का स्रोत ये लोग है। इन्होंने धमकी दी है कि यदि चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के बाद सेकंड नंबर आता है, सिटीज ऑफ इंडिया में, अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूं, रूरल नहीं, अर्बन इंडिया की, तो मिशनरीज का आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद दूसरा नंबर आता है लैंड ओनरशिप में मिशनरीज का। तो उनके ऊपर जो लैंड है उसके ऊपर टैक्स नहीं आना चाहिए, वो इनका डिसीजन है और वो प्रधानमंत्री को मानना पड़ रहा है। मानना क्यों पड़ रहा है? ये कारण। और तीसरा कारण, डबल द सप्लाई टू पाकिस्तान। ये 3 धमकियां दी जाती है कि यदि हमारी बात नहीं मानी तो स्पेयर पार्ट बंद कर देंगे, किल स्विच एक्टिवेट कर देंगे, पाकिस्तान का सप्लाई डबल कर देंगे। किल स्विच का दूसरा होता है ट्रैकर। जैसे कारगिल के युद्ध में हमारे 4 मिराज प्लेन टूट गए। कैसे? कि ऐसा कहा जाता है जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ करते थे, फ्रांस को पता लग जाता था कि प्लेन की लोकेशन क्या है, और एक बार सैटेलाइट ने उस पर नजर डाल दी, उसके बाद वो सैटेलाइट की नजर से नहीं बच सकता।
मान लो वो सैटेलाइट की नजर से निकल गया तो बाद में सैटेलाइट उसको दोबारा कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हो रहा है उस समय यदि सैटेलाइट ने उस पर अपना कैमरा फोकस कर लिया तो बाद में वो प्लेन कितना भी इधर उधर भागे, सिवा कि बहुत ज्यादा क्लाउड हो और कई क्लाउड के नीचे से निकल गया, वो अलग बात है, पर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में 2-3 सैटेलाइट ने उस पर कैमरा फोकस कर लिया, उसके बाद वो प्लेन कैमरा की नजर से नहीं बच सकता। और यदि उसका हाइट और लोकेशन और स्पीड वो दुश्मन देश को पास ऑन कर दे ये इंफॉर्मेशन, तो फिर दुश्मन देश के लिए वो प्लेन तोड़ना बहुत आसान काम हो जाता है। तो जो भी कारण रहे हो कि भाई कारगिल के युद्ध में हमारे 4 प्लेन क्यों टूट गए, मिराज प्लेन, एक ये संभावना है कि दुश्मन को पहले से हाइट की, लोकेशन की, स्पीड की और डायरेक्शन ऑफ स्पीड उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, ताकि उनके लिए तोड़ना बहुत आसान काम हो गया। तो किल स्विच के साथ ट्रैकर आ गया जो मैं बात कर रहा हूं। तो ये 3 धमकियां दी जा सकती है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को इनकी बात माननी पड़ेगी, और उनकी बात में एक आता है कि ये रॉयल्टी नहीं बढ़ेगी। तो भाई ये क्या रिश्तेदार रखते हैं? ये रिश्तेदार किस सेंस में है कि ये जो लोग हैं ये इनके गुलाम हैं। आजादी के पहले भी इनके गुलाम थे, 1947 के बाद भी वो इनके वफादार बने रहे। ये रॉथस्चाइल्ड के वफादार है, अंबानी है वो रॉकफेलर के वफादार है, ही इज लॉयल टू रॉकफेलर, ही इज अ पपेट ऑफ रॉकफेलर, क्योंकि इनकी सारी टेक्नोलॉजी ब्रिटेन से आती है और ब्रिटेन ने ही इनको खड़ा किया था, ब्रिटेन ने ही इनको जमीनें दी थी, ब्रिटेन ने ही उनको माइंस दी थी, ब्रिटेन ने ही उनको टेक्नोलॉजी दी थी। और इनका पूरा सेटअप इस तरह से कि ब्रिटेन जिस दिन प्लग निकाल ले 15 दिन में इनके सारे धंधे खत्म हो जाएंगे।